हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हमें पता ही है कि 2021 में होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऐसे कई सारे से टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर से हटाए हुए हैं। तो ये वीडियो जो होगा 2021 में होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेशल होगा, क्योंकि बिल्कुल रिवाइज सिलेबस पे ये वीडियो बनेगी। सो इस वीडियो को आप पूरा शुरू से अंत तक देखते रहें। आज के जो यहाँ पे आप लोग को नोट्स दिख रहे होंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और न सिर्फ आप इस चैप्टर को समझोगे बल्कि आपके पास नोट्स भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताने से पहले आप लोग को मैग्नेट के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि चैप्टर का शुरुआत में अगर अभी मैं आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड बता दूँ तो हो सकता है कि चैप्टर आप लोगों को थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो, डिफ़िकल्ट लगे या फिर थोड़ा सा आपको बोरिंग महसूस हो। सो इस वजह से जो आप लोगों को पढ़ने में स्टार्टिंग में मज़ा आएगा, वहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा मैग्नेट से। इसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये सब के बारे में। सो मैग्नेट, ये तो आपने देखा ही होगा। मैग्नेट बहुत टाइप के होते हैं, सारे टाइप्स के बारे में भी अभी जानेंगे किस किस टाइप के मैग्नेट होते हैं। अब जैसे चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ऑब्वियसली मैग्नेट के बारे में तो हम पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ पे हमने हीट के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह से। सो मैग्नेट क्या होता है, लिखा गया है मैग्नेट इज एनी सबस्टांस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सबस्टांसेस। मैग्नेट कोई भी वैसे सबस्टांसेस होते हैं जो कि आयरन या फिर आयरन जैसे सबस्टांसेस को अट्रैक्ट कर सके। यहाँ पे आप सबस्टांस की जगह पे मटेरियल भी लिख सकते हो। मैग्नेट इज एनी मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक मटेरियल्स, ठीक है। आयरन लाइक सबस्टांसेस या फिर मटेरियल्स में क्या क्या शामिल हो सकता है, तो जैसे निकल हो गया, कोबाल्ट है, आयरन है, ये सब क्या है, आयरन लाइक मटेरियल्स है जो कि अट्रैक्ट हो सकता है मैग्नेट से। अब जो मैग्नेट होता है वो सभी मेटल को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि कॉपर है, गोल्ड है, इन सब को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेट के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे मैग्नेट कितने कितने तरह के होते हैं। जैसे ये वाला जो मैग्नेट है आपने देखा हुआ होगा, इसको बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। ये वाला जो इस टाइप का जो मैग्नेट होता है इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेट। इस टाइप का जो मैग्नेट है इसको बोलेंगे बार मैग्नेट। अभी इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, ये दो मैग्नेट के बारे में खास करके हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, एक हॉर्सशू मैग्नेट और एक बार मैग्नेट, ठीक है। इस टाइप का जो मैग्नेट होता है यहाँ पे आप देख लो, इसको बोलते हैं रैटल स्नेक मैग्नेट, ठीक है। यह है मैग्नेटिक नीडल जो कि कंपास नीडल में लगाया जाता है, ठीक है। आगे हम टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में समझने से पहले अब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। तो जैसे हम एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लिए, यहाँ पे ये कॉपर का वायर है, ये जो एक्स वाई दिख रहा है ये कॉपर का एक वायर है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक कंपास नीडल रखा गया। अभी हमने पढ़ा कुछ देर पहले कि मैग्नेट का जो टाइप था वहाँ पे कंपास नीडल, मैग्नेटिक नीडल इसमें लगा रहता है, ठीक है। कंपास नीडल इस वायर के नज़दीक पे ले जाया जाता है। तो क्या होता है, जब इस पर करंट फ्लो हो रहा होता है तो इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सपोज करो अभी इसका जो डायरेक्शन है कुछ इस टाइप में है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा कुछ इस टाइप में, ठीक है। वही करंट का डायरेक्शन मान के चलो, अभी जैसे इस डायरेक्शन में दिख रहा है, इस डायरेक्शन में भी करंट आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। और सपोज करो कि इसी करंट का जो डायरेक्शन है वो इधर से ऐसे हो जाता, ठीक है। इसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन अगर चेंज हो जाता तो फिर ये जो अभी ऐसे मुड़ रहा था ये ऐसे नहीं मुड़ के फिर ऐसे मुड़ता। मतलब करंट का डायरेक्शन जिस प्रकार से होगा, मतलब जिधर की ओर होगा कंपास नीडल जो होगा उधर ही डिफ्लेक्ट, उस टाइप में उधर डिफ्लेक्ट होता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो फेनोमेना है, ये कौन दिए, तो साइंटिस्ट का नाम आप लोग याद रख लेना, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड 1820 में, ठीक है। 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने ये वाला फेनोमेना दिया था। और इनका कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो इसी वजह से उन्होंने ये चीज़ कहा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। और बाद में इसी रिसर्च को उन्होंने उनके द्वारा ये जो रिसर्च की गई वो रेडियो और टेलीविज़न में भी यूज़ किया गया था। ओके, आगे यहाँ पे ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट जो कि मैंने अभी आप लोग को समझाया, बिल्कुल सारा वही सेम चीज़ लिखा हुआ है। जैसे ऑन पासिंग द करंट थ्रू द कॉपर वायर एक्स वाई द सर्किट द कंपास नीडल विच इज़ प्लेस्ड नियर द कंडक्टर गेट्स डिफ्लेक्टेड। जैसे कि अभी मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया कि ये एक्स वाई एक कॉपर का यहाँ पे वायर दिया हुआ इस सर्किट में। कंपास नीडल क्या हुआ, इसके जब नज़दीक हम ले जाते हैं तो इसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब इसी में ये भी दिया है कि इफ़ वी रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये दिया है कि अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, तो कंपास नीडल का जो डायरेक्शन होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा। और अगर हम कंपास, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम करंट का फ्लो रोक दे, स्टॉप कर दे, तो नीडल जो होगा वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहले की तरह हो जाएगा। तो इससे ये साफ जाहिर हुआ कि जब भी करंट फ्लो होता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और इससे हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो मैग्नेटिज्म है, वो एक दूसरे से लिंक है। तो कुछ इस प्रकार से ओर्स्टेड का ये एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग समझे कि किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, किन्होंने दिया। तो हैंस ओर्स्टेड ने कब, तो 1820 में। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से लिंक्ड है, यानी रिलेटेड है एक दूसरे से। सो ये हो गया, अभी हमने ये पढ़ा मैग्नेट के बारे में। अब हम टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट के बारे में तो पढ़ ही लिए, मैग्नेट क्या होता है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के दो टाइप होते हैं, एक तो नेचुरल मैग्नेट हो गया और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट भी दो तरह का होता है, एक परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अभी मैं आप लोगों को इसका डिफरेंसेस बताऊंगा, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। हालांकि उसका आपको डिफरेंसेस बाद में पढ़ना था, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में फिर बाद में हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेचुरल मैग्नेट मतलब क्या हो गया, जो नेचुरली नहीं मिलता हो हमें। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब जो खुद से मतलब बनाया गया हो। ठीक है, जो बनाया गया जो मैग्नेट होगा वो होगा आर्टिफिशियल मैग्नेट, और जो नेचुरल मैग्नेट होगा वो तो प्राकृतिक द्वारा दिया हुआ मैग्नेट होगा। ठीक है, चलो ये हो गया टाइप्स ऑफ मैग्नेट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हमें और ध्यान रखना है कि जो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होते हैं, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं नेचुरल मैग्नेट से। ठीक है, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, ज़्यादा मजबूत होंगे नेचुरल मैग्नेट से। ध्यान में रखना इस बात को। अब यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंसेस है इसको देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, लिखा हुआ है कैन बी आइदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय वेरिंग द करंट। तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो या तो इंक्रीज्ड भी हो सकता है या तो डिक्रीज्ड, घट भी सकता है या फिर बढ़ भी सकता है करंट के अनुसार। ठीक है, जैसा करंट रहेगा वैसा ही वो इंक्रीज और डिक्रीज्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड उसका। आगे दिया है कि इसका जो मैग्नेटिक पोलैरिटी होगा ये अल्टर्ड होगा, जबकि इसमें लिखा है कि मैग्नेटिक पोलैरिटी जो होता है वो चेंज्ड हो सकता है, जबकि इसमें अल्टर मतलब चेंज नहीं होता है। ठीक है, जबकि इसमें चेंज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि इट कैन रिटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर ए लॉन्ग टाइम अंटिल इट गेट्स द डीमैग्नेटाइज्ड ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि परमानेंट जो मैग्नेट होते हैं ये जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक ये इसके पास जो होता है, जैसे मान के चलो कोई भी एक परमानेंट मैग्नेट होगा वो बहुत ही लंबे समय तक उसमें मैग्नेट का अफेक्ट रहेगा, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा नहीं होता है। ये एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है। जब उस पर स्विच ऑन करते हैं हम लोग, तो जब करंट उसमें फ़्लो होगा तब जाके उसमें उस पर जो होगा मैग्नेट का अफेक्ट होगा, अदरवाइज उस पर नहीं होता है। सो इस वजह से यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज़ टेम्प्रोररी मैग्नेट। ये एक टेम्प्रोररी मैग्नेट होता है। इट मैग्नेटिक अफेक्ट कैन बी यूटिलाइज बाय स्विचिंग, स्विच ऑन करेंगे करंट को तो फिर ये इस पर मैग्नेट जैसा बिहेवियर करेगा। जैसे हम स्विच ऑफ कर देंगे तो मैग्नेट का फिर बिहेवियर, मैग्नेट जैसा बिहेवियर वो नहीं करेगा। इस चीज़ को बारे में अभी हम लोग और पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। ठीक है ना।
आगे हम लोग मैग्नेट के प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। क्या है प्रॉपर्टी, मैग्नेट का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। लिखा गया एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, दे कैन नेवर बी सेपरेटेड। प्रत्येक जो मैग्नेट होता है, सभी जो मैग्नेट होगा, कोई भी आप मैग्नेट ले लो, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होगा। यहाँ पे मैंने बार मैग्नेट लिया हुआ है, ठीक है। तो सभी मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ पोल, दूसरे तरफ साउथ पोल होगा। जैसे ये एक मान के चलो मैग्नेट है, इसमें एक तरफ नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ साउथ पोल है। ध्यान में रखना कि कभी भी आप मैग्नेट को काटोगे, तोड़ोगे, ठीक है, कहीं पर भी इस तरह से आप तोड़ दो, तो ऐसा नहीं कि इसमें नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ अलग हो जाएगा। आप इस दोनों को सोचो कि ये दोनों भाई ऐसे भाई हैं कि जो कभी बिछड़ेंगे ही नहीं, ठीक है, कभी लोग बिछड़ना नहीं चाहेंगे। इसको आप तोड़ोगे तो फिर से यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल फिर बन जाएगा, और इस पर भी एक नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा। इसको आप कितना भी काट लो, कितना भी छोटा कर लो, यहाँ पे आप देख सकते हो सब में नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना हुआ रहेगा। सो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है दे कैन नेवर बी सेपरेटेड, कभी भी ये अलग नहीं हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक पोल्स होंगे, लाइक पोल्स का मतलब क्या होगा कि जैसे मान के चलो ये बार मैग्नेट है कि यहाँ और यहाँ पे, तो ये जो साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। दो बार मैग्नेट को अगर हम यहाँ पे एक साथ ला रहे हैं और ये जो साउथ और नॉर्थ हो गया, तो ये अलग अलग यहाँ पे पोल हो गए। अगर सेम पोल होता तो हम लोग बोलते हैं उसको लाइक पोल, और अलग अलग यहाँ पे पोल है, साउथ नॉर्थ अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे अनलाइक। और यहाँ पे एस एस रहता तो लाइक, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि जो लाइक पोल होंगे, यानी कि मान के चलो यहाँ एस और यहाँ पर भी एस, जैसे यहाँ पे देख लो जो लाइक पोल है वो ये वाला है, जो अलाइक पोल है यहाँ पे देख लो वो साउथ और साउथ है, तो ये लाइक पोल है। चाहे यहाँ पे देख लो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो ये भी लाइक पोल होगा। तो जो लाइक पोल होता है वो रिपेल होते हैं, यानी कि दूर जाएंगे। आप जब दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाओगे, जैसे ये एक मैग्नेट है, यहाँ पर भी एक मैग्नेट है, ये दोनों लाइक पोल है, नॉर्थ और नॉर्थ, चाहे साउथ और साउथ, तो ये दोनों जब इस मैग्नेट को हम इस मैग्नेट के पास लाएंगे, चाहे या फिर इस मैग्नेट को इस मैग्नेट के पास लाएंगे, तो ये दूर होते जाएगा, दूर होते जाएगा, ठीक है। चाहे इसको इधर करेंगे तो ये इधर की ओर जाएगा। तो इस तरह का जो है मैग्नेट आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे इससे खेलते भी हैं। कई बार आपने बच्चों को खेलता हुआ भी इसमें देखा हुआ होगा कि बच्चे मैग्नेट से कई बार खेलते हैं। एक मैग्नेट को यहाँ पे रखते हैं, एक मैग्नेट को यहाँ पे रखते हैं, और इसको इस तरह से कुछ करते हैं कि ये वाला इस तरह से दूर जाता है, ठीक है, इस तरह से दूर चले जाते रहता है। सो ये हो गया कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से रिपेल होते हैं, यानी कि दूर जाते हैं, जबकि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे के करीब आएंगे। ओके, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज़ मैग्नेट का। आगे मैग्नेटिक फील्ड अब हम पढ़ते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोग को ऊपर में समझाया था इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो उसी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। सो इसमें लिखा गया है कि द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसमें दिया गया है, सपोज करो कि ये यहाँ पे एक मैग्नेट मैंने लिया हुआ है, तो इसका जो एक एरिया होगा जहाँ तक उस मैग्नेट की कैपेसिटी होगी खींचने की, सपोज करो यही जो मैग्नेट है, अब यहाँ पे मैंने कोई भी एक आयरन लाइक यहाँ पे सब्सटेंसेस मैंने रख दिया, तो क्या ये वाला मैग्नेट इसको खींच पाएगा? नहीं। इसका एक एरिया होगा, एक फोर्स जहाँ तक वो लगा सकता है। मान के चलो यहीं तक ये फोर्स ये लगा पाया, तो यहीं तक आप कुछ भी यहाँ पे आयरन लाइक सब्सटेंस मटेरियल रखोगे तो यहीं तक का ये जो होगा मैग्नेट खींच पाएगा, यहाँ रखोगे तो फिर ये नहीं खींच पाएगा। तो यही दिया हुआ है कि ये एरिया अराउंड अ मैग्नेट, एरिया अराउंड अ मैग्नेट, ये एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, ठीक है, टी कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे एसआई यूनिट है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है हैविंग बोथ डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड। अब ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो होगा ही। ओके, आगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर में हमने मैग्नेट का प्रॉपर्टी पढ़ा, अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे आप फिगर में भी देख रहे हो कि ये क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, पैरेलल होंगे एक दूसरे से,
ओके, कभी भी इंटरसेक्ट वे एक दूसरे से के साथ कभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे ये भी अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। आगे लिखा है कि नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, ये भी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कभी भी ये एक दूसरे के साथ कभी भी क्रॉस नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिक्रीज विथ डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का करंट के इंक्रीज होने पे इंक्रीज होगा और करंट के डिक्रीज होने पर डिक्रीज होगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? तो ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा ये जो बना हुआ था, तो ये जो लाइन आप लोगों को दिख रहा है यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ पाथ अलोंग विथ अ हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल टेंड टू मूव टुवार्ड्स साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आते हैं, और ये जो आप लाइन देख रहे हो यही क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो बस यही हमें जानना है। इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। वही प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी मतलब इसको अगर हिंदी में बोले तो गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हो गया? वही विशेषता है। ठीक, क्या क्या मैग्नेटिक लाइंस का विशेषता है। तो इसमें दिया गया है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है, या फिर आगे ये भी दिया है, पूरा पढ़ लेते फिर समझाएंगे। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, दस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। यहाँ से क्वेश्चंस भी हमारे एग्जामिनेशंस में रहते हैं एमसीक्यू में या फिर 1 मार्क्स में। दिया हुआ क्या है कि कोई भी मैग्नेटिक, यहाँ पे आप समझ लो ये मैग्नेट है, तो जो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, ठीक है, तो आउटसाइड में इस मैग्नेट के बाहर में हमेशा ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाएंगे। ये वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है। यहाँ पे एक बार मैं इसे जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक तरफ नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल हो गया, तो हमेशा क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ही बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आउटसाइड में। ध्यान में रखना, क्वेश्चन में कई बार आउटसाइड लिखा हुआ रहता है, आउटसाइड, तो कई बार इनसाइड भी रहेगा, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, नहीं तो फिर आपका 1 नंबर वहाँ पे चला जाएगा। आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ पोल और इन साइड में साउथ से नॉर्थ पोल। ठीक है, ये वाला देख लो, यहाँ पे इन साइड में साउथ से नॉर्थ पोल होता है की तरफ जाता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद इसका सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है नो टू फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल विल शो टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसका मतलब क्या हो गया? जैसे ऊपर मैंने आप लोगों को बोला था कि ये भी मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा कि ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं ये कभी भी आपस में एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। क्यों नहीं टकराते हैं? ऐसा क्या कारण है कि ये टकराएंगे नहीं? तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बना हुआ है, ये इधर मैंने नॉर्थ लिया है, इसमें इधर साउथ लिया है। ध्यान रखना है कि इसी वजह से ये इधर की ओर ये जा रहा है, हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर, तो इसी वजह से इधर जा रहा है। ठीक है, तो क्यों नहीं टकराता है? आखिर क्या कारण है कि ये टकराएगा नहीं? क्योंकि यदि यहाँ पे हम कंपास निडल रख दे, कंपास निडल क्या करता है? देखो यहाँ पे ये कंपास निडल रखा गया है, तो कंपास निडल हमेशा ये जो डायरेक्शन दिखाएगा वो ये भी नॉर्थ से साउथ की तरफ दिखाएगा। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, जैसे सपोज करो कि ये वाला जो लाइन है ये आपस में ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, और जहाँ यहीं पे हम कंपास निडल रखते तब तो इसको 2 डायरेक्शन शो करके दिखाना पड़ता, तो किधर ये दिखाता, इधर या इधर? तो उसको 2 डायरेक्शन शो करना होता। तो यहाँ पे तो एक ही डायरेक्शन कंपास निडल वो शो कर सकता है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। सो इस वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कभी भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ओके, आगे दिया हुआ है थर्ड नंबर, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लोजर द लाइंस मोर विल बी द स्ट्रेंथ एंड फार्दर द लाइंस, या फादर लिखा हुआ है, फार्दर आपको कर लेना है। ठीक है,
फार्दर द लाइन्स लेस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये है, जैसे यहीं पे समझ लेते हैं फिगर के द्वारा ही, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं ये जितने करीब होंगे, देखिए यहाँ सबसे करीब यहीं पे होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। जबकि यहाँ पे देखो, जहाँ पे सबसे दूर में होगा, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे इतना दूर में है तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जबकि यहाँ पे मान के चलो इतने करीब में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहीं पे सेम चीज़ ये लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस्ड बाय द क्लोजनेस, जितना क्लोज रहेगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, जितना क्लोज रहेगा उतना उसका स्ट्रेन जो होगा वो ज़्यादा होगा, और वो जितना दूर जाएगा, क्लोजर द लाइंस मोर विल बी द स्ट्रेंथ, एंड फार्दर, दूर जितना ही जाएगा वो लाइंस उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो लेस होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे दिया गया है एक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आने वाला है, जो 3 टॉपिक अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक तो दिया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर लूप के बारे में, और तीसरा हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, तो इसको अच्छे से बस आप लोग समझते रहना। इसी को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इसी के बाद हम आगे जस्ट राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो ये राइट हैंड थंब रूल के अनुसार ये काम करेगा। ठीक है, थंब रूल, तो किस प्रकार से इसमें क्या होता है, तो इसके लिए पहले हम राइट हैंड थंब रूल को ही समझ लेते हैं, फिर इसको हम समझेंगे। राइट हैंड थंब रूल ये क्या होता है? लिखा गया है कि इफ़ ए स्ट्रेट कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड इन सच ए वे that the thumb points along the direction of the current, then the tips of the fingers on the curl of the fingers show the direction of magnetic field around it। अब देखो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट का जो डायरेक्शन होगा, सपोज करो कि यहाँ पे ये एक, यहाँ पे एक यहाँ पे सपोज करो कि ये वायर है जिस पर ये करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट का इसमें जो डायरेक्शन है वो इस तरह से इधर की ओर एरो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से कुछ हैंड आपको रखना है, राइट हैंड जो होगा उसको कुछ इस प्रकार से रखना है। आप इसका अभी भी प्रैक्टिकल यहाँ पे करके भी देख सकते हो, जिस प्रकार से इसमें रखा गया है। अपने राइट हैंड को यहाँ पे रखो और अंगूठे को जो है आपको करंट के डायरेक्शन में रखना है, यानी ऊपर की ओर, जैसे इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, अब इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इसके लिए आपको ये देखना है, ये कर्ल हो रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो दिया हुआ है इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो यही होता है मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे जो है ये राइट हैंड थंब रूल दिया हुआ है कि करंट जिधर की ओर जाएगा हमें क्या करना है उसका, जैसे ये है यहाँ हो गया करंट इधर जा रहा है, तो हमने अपने थंब को यहाँ पे ऐसे रखा और यहाँ पे देखो कर्ल कर रहा है, यानी ऐसे करके इसको ऐसे घुमा रहा है, तो इधर जो इसका मैग्नेटिक फील्ड बना कुछ इस टाइप में बना। अब सेम वही फिगर यहाँ पर भी दे दिया गया, बस इसमें कार्डबोर्ड लगा दिया गया है। करंट का डायरेक्शन ऊपर ही है। अब करंट का डायरेक्शन सपोज करो नीचे की ओर रहता, सपोज करो कि ये जो करंट का डायरेक्शन ऊपर नहीं नीचे की ओर रहता, तो ये जो हम लोग का थंब होगा वो ऊपर की ओर नहीं करके हम नीचे की ओर कर देते, उल्टा कर देते। ठीक है, तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल, जिससे कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हम पता कर सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज आ रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल के बारे में लिखा गया है कि राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो वायर होगा स्ट्रेट होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ये सपोज करो यहाँ पे एक वायर ये दिया हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट वायर, करंट का फ्लोइंग कुछ इस टाइप में है। चाहे यहाँ पे समझ ऐसे देख लो, ये एक स्ट्रेट वायर है, इसका करंट का फ्लोइंग यहाँ पे है। तो हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनेगा, तो इसके लिए यहाँ पे आप देख लो किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये स्ट्रेट वायर कंडक्ट करंट यहाँ पे देखो अपवार्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे ये वायर है और इसका जो करंट है ये डाउनवार्ड की तरफ है, यानी नीचे की ओर है। ठीक है, तो हम वही अप्लाई करेंगे राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मान के चलो हमने ऊपर जो थंब है वो ऐसे रखा, तो ऑब्वियसली अभी हमने देखा था जब ऊपर की ओर करने जा रहा था तो कुछ यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं स्ट्रेट वायर कंडक्टर में यदि करंट अपवार्ड डायरेक्शन में हो तो।
वहीं अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर करंट होगा तो राइट हैंड यहाँ पे आप थंब रूल लगा लो, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यहाँ पे जो बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगे वो क्लॉकवाइज बनेंगे, बिल्कुल घड़ी जिस प्रकार से चलती है। तो ये दोनों वर्क करता है राइट हैंड थंब रूल के अनुसार। आपको अगर लिखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, तो आप लिख सकते हो इस तरह से कि लेट ए करंट कैरिंग कंडक्टर बी सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है कि मान के चलो यहाँ पे मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख लिया जो कि एक वर्टिकल ये हो गया, हॉरिजेंटल ये, तो वर्टिकल के रूप में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और जो अच्छा यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ का बात किया गया है, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कौन सा साउथ है कौन सा नॉर्थ है? तो आप डायरेक्शन देख लेना कि डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन में क्या होता है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, तो ये हो गया नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे साउथ से नॉर्थ यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, इधर साउथ होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे ये हो गया डायरेक्शन, कुछ इस डायरेक्शन में ये वाला हुआ था। तो जब भी साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है तो वो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। जबकि डायरेक्शन अगर करंट का लिखा हुआ है इफ़ द करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर करंट फ्लो होता है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से समझते जाए। आगे लिखा हुआ है कि वेन करंट इज पास थ्रू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट यूजिंग द आयरन फीलिंग्स वी कैन ऑब्जर्व दैट दे अलाइन देमसेल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स अराउंड द कंडक्टर। तो यही चीज़ मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल टाइप में बन जाता है किसी भी वायर के चारों तरफ। सो ये हो गया स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रेट के बाद सर्क्यूलर, जब करंट जो वायर होगा इस बार सर्क्यूलर होगा। अभी हमने देखा था जो वायर था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, ठीक है, ये वायर था ये बिल्कुल स्ट्रेट था। अब जो वायर होगा वो सर्क्यूलर होगा इस प्रकार से। सपोज करो कि ये कार्डबोर्ड में आपने इस वायर को लगाया है, तो ऐसा इमेजिन करो कि आपने इस वायर को दो भाग में इसको तोड़ दिया और अलग अलग कर दिया, जैसे यहाँ पे इस फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। तो इसमें क्या हुआ है, इन दोनों में हम लोग देखेंगे अभी, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर, तो ऑब्वियसली ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अभी हमने ऊपर में पढ़ा। करंट का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की ओर है, इसमें देखो तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है, लगभग सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से रिलेटेड ही है। और ये दिया हुआ है सर्कुलर लूप करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, सर्कुलर लूप कैरिंग कंडक्टर ये दिया हुआ है। यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे फिर की भी है। तो आगे इसमें लिखना क्या है, तो लिखने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हो, द राइट हैंड थंब रूल कैन बी यूज्ड फॉर अ सर्कुलर कंडक्टिंग वायर एज वेल एज इट comprises of small straight segments. Every point on the wire carrying current gives rise to a magnetic field that appears as straight lines at the center. इसमें हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, इसमें हो चाहे स्ट्रेट कंडक्टर में हो, स्ट्रेट वायर कंडक्टर में हो, इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड का थंब रूल लगाते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई कॉन्सेंट्रिक सर्किल, इसमें देखो इसको एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एट एवरी पॉइंट सर्किल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे, जितना मूव करते जाएंगे वो सर्किल उतना ही बड़ा और बड़ा होते जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। तो ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। चलो हम लोग आगे आते हैं, सोलिनॉइड के बारे में जानते हैं। सोलिनॉइड देखने में लगता है कि ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट सा है, इसका किस प्रकार से डायरेक्शन होगा, लेकिन इसको अगर समझना हो ना तो आप बस बार मैग्नेट को समझ लो। बार मैग्नेट की तरह ही बिल्कुल ये बिहेव करता है। बार मैग्नेट हमने क्या देखा कि आउटसाइड में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बनता है, जबकि इनसाइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ बनता है।
सॉलिनॉइड में भी सेम वही काम होता है। सॉलिनॉइड बस जो कॉइल होगा इस तरह से घुमा घुमा सा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हो। तो इसमें भी जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, आउटसाइड में। देखो आउटसाइड में यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ देखो जा रहा है, जबकि यहाँ पे इन साइड में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ओके, यहाँ पे आप एरो से भी देख सकते हो, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, इधर भी देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, जबकि अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल ये बार मैग्नेट की तरह ही काम करता है सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड होता क्या है, तो आपको अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हो कि ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड सॉलिनॉइड। ठीक है, इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सॉलिनॉइड, इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में हमने स्ट्रेट वायर के बारे में पढ़ा, फिर सर्कुलर के बारे में पढ़ा, अब हम यहाँ सॉलिनॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में तो मैंने भी यहाँ पे आप लोगों को समझा ही दिया है कि बिल्कुल ये बार मैग्नेट की तरह ही काम करता है। लिखा गया व्हेन करंट इज पास थ्रू इट इट बिहेव सिमिलर टू अ बार मैग्नेट, अभी मैंने बोला, प्रोड्यूसिंग अ वेरी सिमिलर फील्ड पैटर्न एज दैट ऑफ बार मैग्नेट। ओके, आगे लिखा गया है कि यूजिंग राइट हैंड थंब रूल वी कैन ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। वही चीज़ हो गया, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार हम मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न पता कर सकते हैं फील्ड लाइंस का। वन एंड ऑफ द सॉलिनॉइड बिहेव अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वाइल द अदर इट बिहेव्स एज द साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह, ये एक साइड में नॉर्थ पोल, दूसरे साइड में साउथ पोल रहेगा, और उसके में किस प्रकार से यहाँ करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होगा, ये सब तो अभी हम देख ही रहे हैं। आगे लिखा गया है कि द फील्ड लाइंस इनसाइड द सॉलिनॉइड आर इन form of parallel straight lines that implies that magnetic field inside the solenoid is same at all points। इन सब चीज़ के बारे में तो अभी हमने पढ़ा है। साथ में ये भी दिया है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ए सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड। अच्छा, ये दिया हुआ है कि इसका स्ट्रेंथ, सॉलिनॉइड का अगर स्ट्रेंथ अगर हम बढ़ाना चाहें, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें, तो उसके लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। सॉलिनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या डिफरेंसेस है सर, ये भी तो घुमा घुमा सा है। डिफरेंसेस बस यही है कि इसके अंदर में एक यहाँ पे आयरन का कुछ भी आप समझ लो, रड समझ लो या फिर कुछ भी, आयरन लाइक यहाँ पे एक मटेरियल रहता है और इसके ऊपर में कॉइल रहता है, जबकि सॉलिनॉइड में अंदर में कुछ नहीं रहता है, खाली। ओके, बस यही थोड़ा सा डिफरेंसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेट और सॉलिनॉइड में। इसमें भी एक तरफ तो नॉर्थ पोल होगा, दूसरी तरफ साउथ पोल होगा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अभी हमने ऊपर में पढ़ा था परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, डिफरेंसेस भी समझे थे, और आपको मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, टेम्प्रोररी मैग्नेट होता है। जब हम बैटरी ऑन करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बैटरी को ऑफ कर देंगे तो मैग्नेट की तरह फिर बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, लिखा गया है strong magnetic field inside the solenoid can be used to magnetize a magnetic material, for example soft iron, when it is placed inside the coil the magnet so formed is called it is a temporary magnet। ये क्या होता है, टेम्प्रोररी मैग्नेट होता है। ये सब के बारे में तो मैंने अभी आप लोग को बता ही दिया है, सो हम इस टॉपिक को स्किप कर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये जानने से पहले हमें समझना होगा फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल ये क्या होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। देखो ध्यान में रखना है, इसमें ये जो आपको हैंड दिख रहा है ये लेफ़्ट हैंड है, तो आपको अपना लेफ़्ट हैंड कुछ इस प्रकार से करना होगा। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है जो एफ है ये फोर्स है, फोर्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। फोर्स जैसे कि आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बना था इसका एक एरिया था, आपने अभी ऊपर में पढ़ा, इतना ही दूर तक ये क्या होता था, इस मैग्नेट किसी भी आयरन लाइक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर सकता था। तो सेम वही चीज़ ये क्या था, फोर्स ही था कि कितना दूर तक वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो कितना फोर्स वो लगा रहा है, तो यही फोर्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो अपने थंब को समझ लेना है फोर्स,
ये जो 4 फिंगर होता है ये आप लोग को समझ लेना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो मिडिल फिगर होगा, जो मिडिल में है, उसको आप लोग को समझ लेना है करंट। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर को स्ट्रेच करना है, मिडिल फिंगर को और थंब को ऑफ लेफ्ट हैंड से सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान में रखना है कि वे सारे एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, सारे यहाँ पे देख लो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इफ़ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक फिंगर मान के चलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है, एंड द मिडिल फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, और जो मिडिल फिंगर है वो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो जो फोर्स है वो शो करेगा। यहाँ पे ये जो थंब है ये फोर्स को शो करेगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है इन द कंडक्टर, देन द थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड इन द कंडक्टर। तो यहाँ से आप लोग नोट्स भी बना सकते हो, सारी चीज़ों को लिख सकते हो, और इसको अभी समझ भी रहे हो किस प्रकार से क्या क्या कैसे काम करता है, ठीक है। अब ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आपको क्या करना है, बस अपने फोर्स का पता लगाना है कि किधर फोर्स जाता है। जैसे आपको पता है कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का पता चलता है, तो किस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा, तो वो वाला डायरेक्शन हमें पता करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी से रिलेटेड ये वाला यहाँ पे टर्म दिया हुआ है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एंड्री मैरी एम्पायर suggested that the magnet also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। यहाँ पे नाम दिया गया है जो एंड्री मैरी एम्पेयर है, इन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो मैग्नेट होता है वो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है करंट कैरिंग कंडक्टर में। वी विल ऑब्जर्व दैट द रड, यहाँ पे देखो एक फिगर दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो रड है विल डिस्प्लेस, दैट इज द रड विल एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी इस रड को हम मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाते हैं तो ये फोर्स एक्सर्ट करता है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द इट्स लेंथ। द डायरेक्शन ऑफ द एक्सर्टेड फोर्स विल बी रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। डायरेक्शन ऑफ एक्सर्टेड फोर्स, जो फोर्स वो एक्सर्ट करेगा, विल बी रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो फोर्स भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और आगे दिया गया कि इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, अगेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सर्ट फोर्स विल बी चेंज। ये सारी चीज़ें मैंने अभी आप लोग को नीचे समझाया ही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में। जिधर की ओर डायरेक्शन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम चेंज करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ एक्सर्टेड फोर्स डिपेंड ऑन, जो डायरेक्ट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, जो एक्सर्ट करेगा फोर्स, उसका जो डायरेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि किधर की ओर करंट जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर की ओर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर की ओर बन रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है। इन दोनों के डायरेक्शन को ही देखते हुए हम फोर्स के डायरेक्शन का पता करते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे अभी हम बोर्ड में समझ लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हम पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि हमें फोर्स का डायरेक्शन पता करना है कि फोर्स का डायरेक्शन किस ओर जाएगा। और ये पता कब हम कर पाते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर है, करंट का डायरेक्शन किस ओर है। इसको ऑब्जर्व करके ही हम फोर्स का डायरेक्शन पता करते हैं। फोर्स का डायरेक्शन पता क्यों करते हैं, क्योंकि फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इसलिए हम फोर्स का डायरेक्शन पता करेंगे। तो बेसिकली फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर में हम फोर्स का डायरेक्शन पता करते हैं। अभी जो आपने पढ़ा उसी चीज़ को अभी हम यहाँ पे बोर्ड में और अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे एक हमने मैग्नेट लिया हुआ है, मैग्नेट में साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ले रहे हैं नॉर्थ पोल, ओके। ऐसे हालांकि इधर साउथ पोल भी होगा, बट हम यहाँ पे साउथ पोल नहीं ले रहे हैं, ओनली नॉर्थ पोल ही ले रहे हैं। एक यहाँ पे हम और मैग्नेट ले रहे हैं, दूसरा मैग्नेट है, इसका हम साउथ पोल ले रहे हैं। हालांकि इसमें नॉर्थ पोल भी होगा, बट हम नॉर्थ पोल को नहीं लेके सिर्फ साउथ पोल ले रहे हैं। तो मैग्नेटिक जो फील्ड बनता है वो किस ओर बनेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, पैरेलल बनेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ कुछ इस टाइप में बनेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बनता है, ठीक है, बन रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब मान के चलो कि इस पर जो है यहाँ पे एक वायर हम लगा दिए। अब अच्छा, ये जो वायर होता है ना, इस पर कवर लगा हुआ रहेगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये खुला वायर नहीं होता है।
तो सपोज करो कि यहाँ पे एक वायर है और इस वायर का जो करंट है, इस वायर में जो करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। हमें अपने हैंड को, लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से करना है। ये वाला होगा, ये क्या है, एफ, ठीक है। थंब क्या होगा, एफ। ये क्या होगा, ये हमें दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये होगा बी, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा आई, ये आई के डायरेक्शन को शो करता है, एफ बी आई, ठीक है। अमेरिका का एजेंसी याद हो जाएगा, एफ बी आई, ओके। तो हमें क्या करना है, ये आई है, ये सपोज करो ये बी है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो ये जो करंट है, करंट हम लोग का कौन सा था, ये करंट देखो, ये वाला है, आई है करंट। तो इसको हमें रखना है कुछ इस टाइप में, ओके। इसको रखना इस टाइप में, करंट ये था, ठीक है। इसको हम इस टाइप में रखे। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का ये वाला था, तो इसको हम इस डायरेक्शन में रखे। अब देखो जो ऐसे हो रहा है तो फोर्स कहाँ जा रहा है, अंदर, अंदर की ओर। तो जब करंट का डायरेक्शन ऐसे हो, ठीक है, ऊपर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर साउथ की तरफ जा रहा है, मतलब इधर की ओर जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर, इनवर्ड। फोर्स जो लग रहा है वो इनवर्ड लग रहा है। तो यहाँ पे हम फोर्स का डायरेक्शन पता कर लिए कि फोर्स का डायरेक्शन कहाँ जाएगा, अंदर में। तो ये देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल की तरह ही वर्क कर रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया। सपोज करो कि ये जो करंट का डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर नहीं जाके अब ये डायरेक्शन नीचे की ओर आता, तो ठीक अपोजिट हो जाता इसका, ये आउटवर्ड हो जाता, ठीक है। ये क्या हो जाता, आउटवर्ड हो जाता। करंट का, सॉरी, जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड हो जाएगा। किस तरह से, आप हैंड को फिर से वैसे ही कर लो। ये जो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसको आप ऐसे रखोगे। करंट का डायरेक्शन तो इस बार नीचे की तरफ है, तो इसको ऐसे करेंगे। तो आप ऐसे करोगे तो आप देखो यहाँ पे इधर की ओर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो फोर्स क्या रहेगा, वो आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा, यानी बाहर की तरफ आएगा। तो ध्यान में रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फोर्स का डायरेक्शन हमें पता करना था, तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार काम करता है। और बिल्कुल इसी तरह से हमने अभी कुछ देर पहले समझा था, अगर वायर स्ट्रेट होगा तो वहाँ पे हमने राइट हैंड रूल लगाया था, ठीक है। करंट का डायरेक्शन किस तरह से होगा, तो वो चीज़ें हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। तो ये हो गया, बहुत ही आसान है समझना, बस हम लोग को रहता है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप आराम से इसको बना के भी लिख सकते हो। तो नोट्स तो मैंने आपको दे ही दिया है। अब इसके बाद और दो टॉपिक हम लोग का बच गया है, एक है इलेक्ट्रिक मोटर और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो उसको भी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जनरेटर को तो हटा दिया गया है, तो डेफिनेटली हमारे एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इलेक्ट्रिक मोटर ही आएगा, ये फिक्स है। इसको आप लोग को नहीं छोड़ना है। इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, किस प्रकार से ये वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, ये तीन चीज़ आप लोग समझ लो। बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ओके। इलेक्ट्रिक मोटर, सबसे पहले ये होता क्या है इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ध्यान में रखना इसको। आगे दिया है, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल सजेस्टेड बाय मैरी एम्पियर एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये जो इलेक्ट्रिक मोटर भी है, ये जो यहाँ पे सजेस्ट किसने किया था, तो मैरी एम्पियर ने। और ये जो वर्क करता है ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार करता है। अभी आप ऊपर में हमने पढ़ा था FBI इसके बारे में, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, जिस प्रकार से हमने अभी देखा किस तरह से डायरेक्शन होगा, बस वो आप लोग को ध्यान में रखना है। अब इसका प्रिंसिपल यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रिक मोटर का क्या प्रिंसिपल है। लिखा गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसमें लिखा गया है कि जिस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन वगैरह होगा, किस प्रकार से हमने ऊपर में अभी जैसे पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन जिस ओर जाएगा उसी के अनुसार फोर्स वो लगाएगा, और उसी प्रिंसिपल के साथ जो होगा इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर का ये प्रिंसिपल होगा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। अब देखो इसके कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है,
सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, एक आर्मेचर कॉइल होता है। ये आर्मेचर कॉइल क्या है सर, तो ये वाला, ये जो रेक्टेंगुलर टाइप में आपको ये कॉइल दिख रहा है, यही है आर्मेचर कॉइल। ठीक है, लिखा गया इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लूप ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, इसके बाद क्या और होता है, तो ये दो स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट होते हैं। अब इसमें सिर्फ नॉर्थ ही डायरेक्शन नहीं है, इधर साउथ भी है, लेकिन इसका बस नॉर्थ डायरेक्शन लिया हुआ है, इसीलिए इसमें कंफ्यूज ना हो। इधर भी नॉर्थ डायरेक्शन है, बस इसमें साउथ इसमें लिया हुआ है, साउथ पोल। तो ये हो गया, यहाँ पे ये मैग्नेट हो गया। मैग्नेट क्या करता है, आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स पीसेज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट विच प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच में इस रेक्टेंगुलर आर्मेचर रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस्ड किया जाता है दो स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट के बीच में। इसके बाद स्प्लिट रिंग टाइप एक कम्यूटेटर होता है। ये क्या है, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर, तो ये आप देख लो ये वाला। ठीक है, ये एक पूरा रिंग की तरह होता है, लेकिन स्प्लिट इसको काट देता है, तो इस वजह से ये दो अलग अलग भाग में दिखता है। सो ये हो गया यहाँ पे, और ये आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा एक आयरन, ठीक है, एक यहाँ पे आयरन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो ये हो गया कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। इसमें लिखा गया इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स ऑफ ए मेटेलिक रिंग। अभी जैसे मैंने बोला, द टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू दीज टू हाफ्स ऑफ रिंग कम्यूटेटर्स रिवर्सेज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आर्मेचर कॉइल। ये क्या करता है कम्यूटेटर, डायरेक्शन रिवर्स करता है आर्मेचर कॉइल। ठीक है, डायरेक्शन करंट का जो डायरेक्शन होगा उसको रिवर्स करेगा ये कम्यूटेटर। इसके बाद और क्या होता है, ब्रशेज होता है। यहाँ पे फिलहाल आप लोग को ब्रश दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे दो ब्रशेज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है देखो, ब्रशेज एक्स वाई। तो यहाँ पे ब्रशेज होंगे। ब्रशेज के बारे में भी अगर आपको लिखना होगा तो यहाँ पे लिखना है कि टू कार्बन ब्रशेज। अच्छा, ये जो ब्रशेज होंगे वो कार्बन टाइप के होंगे, कार्बन ब्रशेज होंगे। टू कार्बन ब्रशेज प्रेस अगेंस्ट द कम्यूटेटर। These brushes act as contact between commutator and terminal battery। अच्छा, बैटरी के बारे में भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें और क्या लगा रहता है, बैटरी कनेक्ट रहता है अक्रॉस द कार्बन प्रोसेस। इट सप्लाइज करंट टू द आर्मेचर कॉइल। तो ये करंट सप्लाइज करता है आर्मेचर कॉइल को। तो ये हो गया प्रिंसिपल। ओके, सॉरी, यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़े कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर का। अब एक लास्ट इसमें है इलेक्ट्रिक मोटर का वर्क, किस प्रकार से वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रकार से वर्क करता है। तो वर्किंग में क्या है कि वर्क वो तभी करेगा जब उस पर फोर्स लगेगा। किस प्रकार से लगेगा, तो वही हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे जो करंट होगा, सपोज करो कि यहाँ पे ये करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, कुछ इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। करंट का डायरेक्शन यदि ऊपर की ओर हो तो यहाँ पे फ्लेमिंग का आप लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो, जैसे मैंने अभी समझाया था। इधर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रखो, करंट का डायरेक्शन तो ऊपर की ओर है, अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ पे रख के देखो, इमेजिन करो, तो आपको पता चलेगा कि जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ लग रहा है, जबकि इसमें क्या था, इसमें जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ लग रहा है। तो इस वजह से ये क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर जो कॉइल होता है वो घूमता है फोर्स लगने की वजह से। तो बस यही चीज़ें जो है हमें वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर में लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाई टू द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इट गेट्स डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। As it reaches the halfway, the split ring will act as commutator reverses the direction of flow of electric current. Reversal of direction of current reverses the direction of forces acting on the coil. ये सारी चीज़ अभी मैंने आप लोगों को ऊपर में बताई है। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस पुशेस द कॉइल एंड इट मूव्स अनदर हाफ टर्न। Thus the coil completes one rotation around the axle. Continuation of this process keeps the motor in rotation. बस वही चीज़ है जो फोर्स लगाने वाला बात अभी मैंने आप लोग को बताया है, बस वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको आप अपने भाषा में भी बना सकते हो। बस आपको अगर समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से वो कॉइल जो है वो वर्क करता है, किस प्रकार से वो घूमता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार, तो ये चीज़ अगर अपने आप बना के लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। बाकी नोट्स तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दे ही दे रहा हूँ। अब यहाँ पे बस एक हम लोग का लास्ट टॉपिक बच गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट टॉपिक क्यों है, लास्ट टॉपिक इस वजह से है क्योंकि इसमें से बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं जो कि हटा दी गई है।
ठीक है, जैसे कि जनरेटर, एसी, डीसी। तो इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई है। इस चैप्टर को हालांकि हम लोग दो भाग में पढ़ते, एक तो हम लोग का हो गया मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा हो गया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक उसी का अपोजिट है। ठीक है, मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या हुआ था, हमने यहाँ पे पढ़ा था, आपको याद ही होगा कि एक यहाँ पे सपोज करो कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट था जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था, तो करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड इसमें बन रहा था। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, सपोज करो कि यहाँ पे ये एक सर्किट दिया हुआ, इस पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया ताकि करंट जब आए तो इसमें पता चले, और यहाँ पे एक मैग्नेट रखा जा रहा है। ठीक है, तो इस मैग्नेट को जब हम इधर की ओर लाएंगे तो पता चलेगा कि ये जो नीडल आपको दिख रहा है ये आपको इधर की ओर, ठीक है, मान के चलो नीडल ऐसे है तो ये नीडल इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, तो इससे पता चलेगा कि इस पर क्या होता है, इस पर करंट फ्लो नहीं करवाया जाता है, मैग्नेट इसके करीब लाया जाता है। मैग्नेट के करीब लाने से, मैग्नेट को मूव करने से इस पर करंट आता है। ठीक है, करंट इस पर क्या कह सकते हैं हम लोग, करंट ये एग्जर्ट करता है। तो इसमें लिखा गया क्या, पहले इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सम करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, सच करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस आपको इसमें एक चीज़ बस ये समझना है, दोनों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दोनों में डिफरेंसेस बस इतना सा है, इतना सा बस आप लोग समझ लो कि मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में करंट यदि फ्लो होगा तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होगा कि इसमें हम मैग्नेट को मूव करेंगे, मैग्नेट को जितनी तेज़ी से मूव करेंगे उतना ही तेज़ी से यहाँ पे करंट उस पर बनेगा। ठीक है, उतने तेज़ी पे से इसमें हम लोग करंट इस पर आएगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं जो कि आपको इस पर ध्यान रखनी है। मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये ठीक अपोजिट है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो तो 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन में फ़िलहाल हटी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी इसी तरह से आगे चैप्टर्स को भी समझते रहेंगे, तो चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।